तो चलिए, स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज की क्लास हमारी जो कल बकाया रह गए थे उन पर होगी। तो कल क्वेश्चन हमने कुछ को लगा लिए थे, कुछ रह गए थे क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैंने क्लास कम ली थी। तो बिना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया था, तो बता दिया करो कमेंट में आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। तो जितने भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ ना, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारी क्लास कल की कहाँ तक हो गई थी? यहाँ तक, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, वेदों की संख्या कितनी है। फिर भी इसे आज देखे। एक मिनट रुकना आप लोग, तब तक मैं तो लिखिए। पहली हेडिंग डाला अपन, वेद। वेद किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं वेद क्या है? तो चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के संकलन करता कौन है? अगर लिखो वेद के संकलन करता, वेद के संकलन करता। वेद के संकलन करता कौन है? वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? तो लिखिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, लिख लिया। अब लिखेंगे अपन उपदेश। अगर पूछे कि वेद में क्या लिखा है, वेद में किसका उपदेश है, तो वेद में जो उपदेश है वो है वसुधैव कुटुंबकम का। किसका है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का। तो वेद में किसकी अवधारणा दी गई? वसुधैव कुटुंबकम की। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हो तो जितना मैं बोल रही हूँ ना, उन सब का नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जाके वीडियो को देख लेना, वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अगर पूछ ले अर्थ क्या है, तो क्या है? समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। क्या है? समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है, ये क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में वेदों में मिलती है। अगर पूछ ले कि चारों वेदों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन बने तो चारों वेदों को क्या कहते हैं, तो चारों वेदों को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? एक मिनट। तो हम चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। हम चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ओके, आगे चलो। तो आगे चलूं, अगर पूछ ले कि वेदों की जो रचना है वो कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी वेदों की रचना? अगर पूछ ले वेदों की रचना, वेदों की रचना कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है वेदों की रचना। अगर पूछ ले वेद कैसे हैं, तो वेद आपुरुषीय हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मगर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेंगे, सब क्वेश्चन उसके होंगे तो कम से कम 20। कितने होंगे? 20। वेद की क्या है? वेद कैसे? आपुरुष है। क्या है? आ पौरु वेद क्या है? अपौरु। ओके, अपुरुषीय का मतलब क्या है? जिनको मानव के द्वारा नहीं लिखा गया। क्या है? जिनको मानव के द्वारा नहीं लिखा गया।
जिनको मानव के द्वारा नहीं लिखा गया, वो क्या है, वेदापुर से है। अगर चलो आपने सब याद कर लिया, अगर पूछ लिया कि यूनेस्को की मानवता और मौखिक एवं अमूर्त श्रेणी में कब रखा गया, क्वेश्चन याद रखना कि यूनेस्को की मानवता और अमूर्त श्रेणी, अमूर्त श्रेणी में रखा गया कब, 2003 का 2003। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर जो बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्री और मेंस के नोट्स फ्री रहेंगे। तो अगर जो नोट्स को लेना चाहता है तो मेरे को मैसेज कर दे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, या कमेंट में बता दे कि नोट्स मुझे चाहिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो मैं वहां पर अपलोड करा लूंगी। तो सारे नोट्स फ्री रहेंगे। और आप अगर ऐसे क्लास, एक तो वन शॉट क्लास रहेगी, दूसरी क्लास आ रही है हमारी सुबह जो पूरी फुल भारत के इतिहास जितना भी है, आधुनिक, मिडिल, प्राचीन, इनकी फ्री क्लास रहेंगी यूट्यूब पर। वो डिटेलिंग क्लास रहेंगी, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखना। तो वहां पर हम डिटेल पढ़ा करेंगे, पूरा डिटेलिंग में रहा करेगा, और यहाँ पर आपको वन शॉट रहा करेंगे, फिर मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर हम एमसीक्यू लगाएंगे और वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता देना। ओके, तो वेद कैसे है, आप उससे हो गए। अगर पूछ ले वेद त्रय में कौन कौन शामिल थे, लिखो वेद त्रय, वेद त्रय में कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन कौन, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। एक इसमें शामिल है वेद त्रय में। अगर पूछ ले कि प्रस्थान त्रय में कौन शामिल है, पूछे प्रस्थान त्रय में कौन शामिल है, तो लिखिए प्रस्थान त्रय में। चलो तो फिर देखते हैं प्रस्थान त्रय। तो प्रस्थान त्रय में कौन कौन शामिल है, तो प्रस्थान त्रय में शामिल है श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। कौन कौन है, श्रीमद् भागवत गीता, लिखो श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। ठीक है, ये कौन कौन से किसमें शामिल होगा, प्रस्थान त्रय में शामिल। अगर पूछ ले कि श्रीमद् भागवत गीता किस प्रस्थान में शामिल है, अगर पूछा उसने श्रीमद् भागवत गीता किस प्रस्थान में शामिल है, तो वो स्मृति प्रस्थान में, किसमें, स्मृति प्रस्थान में शामिल है श्रीमद् भागवत गीता। उपनिषद है वो श्रुति प्रस्थान में, उपनिषद है वो किसमें, श्रुति प्रस्थान में। और आपका ब्रह्म सूत्र है वो न्याय प्रस्थान में। ब्रह्म सूत्र किसमें, न्याय में, किसमें, न्याय में, ये स्मृति में। और उपनिषद श्रुति में, सॉरी मैंने गलत बताया। ओके, तो श्रीमद् भागवत गीता है किसमें, स्मृति में, किसमें शामिल है, स्मृति में। और उपनिषद किसमें, श्रुति में, किसमें, श्रुति में। और ब्रह्म सूत्र किसमें, न्याय में, किसमें, न्याय में। ओके, अब पूछ ले कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का आ जाओ, डीएनए करते हैं। अगर देखा हम ऋग्वेद, चलिए देखते हैं हम ऋग्वेद को। तो हम इसको मिटा दें, एक मिनट रुकना। ओके, चलो कलर चेंज कर लूंगा।
आगे चले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। लिखो, सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वो कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। अगर पूछ ले ऋग्वेद का वर्गीकरण, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाद हैं, 10 28 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। ध्यान रखना, 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने? 10। क्या है? मंडल। 85 के यहाँ 85 अनुवाद, 85 के यहाँ अनुवाद, 10 28 के यहाँ सूक्त हैं। क्या है? सूक्त। ओके। 10,552 रचनाएं। तो यहाँ 10,552 रचनाएं किसमें? ऋग्वेद में। अगर पूछ ले ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यों के जीवन व सप्त सिंधु प्रदेश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? सप्त सिंधु प्रदेश की। किसकी जानकारी मिलती है? सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी मिलती है। किसमें? ऋग्वेद में जानकारी। ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता कौन है? होत्र है। ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता कौन है? होत्र। किसका? ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता। ऋग्वेद को गाय को क्या कहा गया? अघन्या। क्या कहा गया? अघन्या। किसको? गाय को। अगर पूछ ले अघन्या किसको कहा गया? गाय को। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का तृतीय मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र ने, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। पूछ ले तृतीय मंडल में इसका गायत्री मंत्र का, वो किसको समर्पित है? सावित्री देवी को या सोम देवता को समर्पित है। क्या? गायत्री मंत्र। आगे चला, ऋग्वेद का 7वां मंडल किसमें? दशराज युद्ध। किसका? दशराज युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल के जो संकलन करता है कौन है? वो गुरु वशिष्ठ जी है। कौन है? गुरु वशिष्ठ जी है। किसके? ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता। तो अगर पूछ ले कि दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध कौन सी नदी? पयोसनी नदी। कौन सी? पयोसनी नदी, जिसे क्या कहते हैं? रावी नदी। जिसे क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में अगर पूछ ले, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका वर्णन है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त की उत्पत्ति। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी उत्पत्ति होती है? पुरुष सूक्त की उत्पत्ति होती है। पुरुष सूक्त में 4 समाज में व्यवस्थाएं थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, आपको ऋग्वेद की पूरी डिटेल, यानी मुझे नहीं, आप कहोगे नहीं मैम और पढ़ाई, तो और डिटेल में पढ़ना है तो सुबह क्लास आ रही है हमारी, उसको ज्वाइन कर लेना। ओके। और अगर आपको इससे भी ज्यादा पूरा भारत इतिहास चाहिए, और आपको वो चाहिए, आपको भारत का संविधान और जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको जियोग्राफी डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना। इस पे कम से कम 5,000 बच्चों को व्यूज आने चाहिए। ठीक है। तो मैं इतनी क्लास फिर लेके आऊंगी, और सब क्लासें बिल्कुल फ्री रहेंगी, कोई रिचार्ज चार्ज नहीं रहेगा। और सारी क्लास और सारे सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिले करेगा, बिल्कुल में फ्री। जिसमें यहाँ पर तो इतने क्वेश्चन रहेंगे, मगर टेलीग्राम चैनल पर जो फुल डिटेल पीडीएफ रहा करेगी आपकी। ओके। वो भी हैंड रिटन नोट्स रहेंगे मेरे। तो यजुर्वेद, अब हेडिंग डालो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता अधर्वी। कौन है? अधर्वी। पाठकर्ता कौन? अधर्वी। अगर वो पूछे इसमें किसका वर्णन है? यज्ञों और कर्मकांडों का। किनका? यज्ञों और कर्मकांडों का वर्णन किसमें? यजुर्वेद में। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया। अगर पूछ ले गद्य और पद्य में लिखा गया वेद, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया कौन? यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद। ठीक है। सामवेद सबसे छोटा वेद है, संगीत का वेद है। इसे क्या? सबसे छोटा वेद, सबसे छोटा है।
ये किसका वेद है? संगीत का वेद है। किसका वेद है? संगीत का। ठीक है। इसके जो पाठ्यकर्ता है उनका नाम है उद्गाता। पाठ्यकर्ता, पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। संगीत का जनक क्या कहते हैं? संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। कैसा है? सबसे नवीनतम। नवीनतम है। जादू टोना का वेद है। किसका है? जादू टोना का है। इसके संकलन करता है अथर्वा। कौन है? ऋषि अथर्वा है इसके संकलन करता। इसके संकलन करता कौन है? ऋषि अथर्वा है। अगर पूछ ले अथर्ववेद में क्या किसकी जानकारी है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सभा और समिति, और समिति प्रजापति की दो पुत्री हैं। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। हो गया। आगे चलें। आगे देखते हैं हम शुरुआत से। एक बार रिवीजन और कर लें। ये वेद, वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अब आप लोग शांति से सुनोगे बस, ठीक है? मैं बोलूंगी आप लोग सुनोगे। अगर बोले उपदेश किसका है वेदों में, तो वसुधैव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेदों की जो रचना किस काल में होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। वेद कैसे हैं? आपुरुषीय। वेद कैसे हैं? आपुरुषीय। पूछ ले यूनेस्को की मानवता और मौखिक एवं अमूर्त श्रेणी में कब शामिल हुए थे? 2003 में हुए थे। वेद त्रयी किन्हें कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी किन्हें कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाद हैं, 10-28 सूक्त हैं और इसमें 10-552 ऋचाएं। किसमें? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जानकारी मिलती है आर्यों के जीवन व सप्त सिंधु प्रदेश की। ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता कौन है? होत्र। कौन है? होत्र। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अगन्या कहा गया। क्या कहा? अगन्या। ऋग्वेद का तृतीय मंडल है जो विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री देवी को। किसे समर्पित है? सावित्री देवी को। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में नदियों का संवाद का उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी? विपाशा नदी और शतुत्री नदी के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है। ओके। ऋग्वेद का 7वां मंडल है जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी, जिसे प्राचीन नाम है पायुष्णी नदी के किनारे। ओके। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना कौन करते हैं? वशिष्ठ जी करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। अगर पूछे ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो खिल कहा गया। क्या कहा गया? खिल कहा गया है। ओके। अब आते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की उत्पत्ति है। किसकी है? पुरुष सूक्त की उत्पत्ति है, जिसमें चतुष्वर्णीय समाज का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। आप लोगों को शांति से सुनना है। और आप लोग एक भी बात याद रखना कि अगर आपको लाइव क्लास लेना है ना, लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास भी मेरी होने वाली है, जल्दी आने वाली होंगी, तो मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को भेज दूँ। आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ओके। आप बता देना कमेंट में कि मैम मुझे लाइव क्लास लेना। अगर लाइव में 20 बच्चे भी आएंगे तो मैं लाइव क्लास ले लूंगी। ओके। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठकर्ता कौन है? अधर्य। कौन है? अधर्य। यज्ञ और कर्म कांडों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। वो कौन सा है? यजुर्वेद गद्य और पद्य में भी लिखा गया है। अब आते हैं सामवेद। सामवेद क्या है? सबसे छोटा वेद है, संगीत का वेद है। इसके पाठ्यकर्ता कौन है? उद्गाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद है। जादू टोना का उल्लेख मिलता है। पाठ्यकर्ता है इसके अथर्वा ऋषि। संकलन करता इसकी कौन है? अथर्वा ऋषि है। जिसमें प्रजापति की पुत्री का क्या मिलता है? प्रजा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ओके। अगर एक और क्वेश्चन आप नोट कर लो कि सत्यमेव जयते वाक्य, जो सत्यमेव जयते वाक्य वो कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। तो लिखो सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते। हमने कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते। अगर पूछ ले यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया जाए, यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया, वो मुंडकोपनिषद में बताया गया। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन आ गया, भारत का नेपोलियन कौन? आगे भारत के नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। अब देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त क्या है? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक। क्या है? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक है। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक है। अगर इन्हें पूछ ले कि भारत के नेपोलियन की उपाधि क्यों दी गई थी इन्हें, अगर यही तो क्वेश्चन होता है कि भारत के नेपोलियन की उपाधि इन्होंने कुछ मान काम क्यों, अभी तो दी जाएगी। अपन लोगों को क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती अपन को? इसलिए नहीं दी जाती, अपन लोगों ने कोई मान काम किया ही नहीं, तो अपन को कोई उपाधि देगा। तो इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को हराया था। अगर पूछ ले कि इन्हें नेपोलियन की उपाधि क्यों दी गई थी, इन्होंने क्या किया था? आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक, कितने? 12 शासकों को क्या किया था? हरा। ये अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। तो याद रखना, समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति में। कहाँ का ये प्रयाग प्रशस्ति? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। अगर पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति को किसने लगाया? हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति को, हरिसेन ने लिखा। अगर पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कैसी है, तो संस्कृत भाषा। संस्कृत कैसी है? संस्कृत भाषा। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। अगर पूछ ले इसकी प्रमुख उपाधियां, अगर पूछ ले उपाधि, तो उपाधियां में परम भागवत की उपाधि। किसकी? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कौन है? समुद्रगुप्त। अश्वमेध कर्ता। क्या? अश्वमेध कर्ता, क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध करता। अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन एक बनता है कि गुप्त वंश में किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो 2 राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने। किन्होंने अश्वमेध यज्ञ? 2 राजाओं ने। 2 राजाओं ने। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन है? गुप्त वंश का फाउंडर, संस्थापक। और समुद्रगुप्त। ओके। अब पूछ ले कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की योजना के लिए इन्होंने क्या योजना बनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने एक योजना बनाई संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए। तो अगर पूछ ले संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने एक योजना बनाई थी, जिसे क्या कहते हैं? दिग्विजय योजना। जिसे क्या कहते हैं? दिग्विजय योजना। दिग्विजय योजना। दिग्विजय योजना किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए एक योजना बनाई थी। इनका एक और नाम है, आपने सब याद कर लिया। आपने याद कर लिया, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके 9 शासकों को हराया था। आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। भाषा प्राकृत थी। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। अश्वमेध कर्ता थे। कविराज की उपाधि धारण की। उसने के लिए विजय अभियान की के लिए संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए दिग्विजय योजना। अगर उसने पूछ लिया कि सर्वराजो विच्छेदमता किसे कहते हैं, अगर उसने पूछ लिया सर्वराजो विच्छेदमता किसे कहते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं, ये हो जाएगी टाटा फिश। लिखो, सर्वराजो विच्छेदमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वराजो विच्छेदमता
दंता। अगर एक क्वेश्चन आ गया ना, हवा निकल जाए, कोई नहीं बता रहा, आप लोग लगा के आना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन पूछा सर्व राजो विच्छेदंता किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये उपाधि धारण क्यों की थी? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया कंप्लीट, मजे मजे में याद हो जाएगी हिस्ट्री। आते हैं जेम्स प्रिंस से, आ जाओ देखते हैं, चलो इनका भी ट्रीटमेंट करें। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। कितने? 14 शिलालेख। अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। जिनको पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। कौन से? जेम्स प्रिंसेप थे। और अगर पूछ ले अशोक का जीवन परिचय, चलिए आइए देखते हैं अशोक का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय, ये कहाँ के? बिंदुसार के पुत्र हैं। कौन है? अशोक, बिंदुसार के पुत्र। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? अशोक है मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक। इनकी माता का नाम है धर्मा, माता का नाम धर्मा, और सुबह ग्रामणी, और क्या नाम? शुभ ग्रामणी, शुभ ग्रामणी। इनकी माता का नाम है? अशोक की माता का नाम है। तो ये जब गद्दी पे बैठते हैं, अगर पूछ ले कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अगर पूछ ले कि जब अशोक राजा नहीं बना उससे पहले ही अवंती का राजा था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अगर पूछ ले कि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो ये बुद्धघोष की सामंत प्रसादिका में। किसमें? सामंत प्रसादिका में, बुद्धघोष की सामंत प्रसादिका, प्रसादिका में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ओके। अगर एक और क्वेश्चन है कि ये शासक बनता है तो इसने कितने? 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने? 99 भाइयों की हत्या की थी। यानी इसके पापा के 101 पुत्र थे। कितने? 101 पुत्र। बताओ, इंसान पे एक पुत्र ना हो रहा, उनके पापा 101 पुत्र करे गए। क्या गजब राजा थी। तो इनके कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। तो इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी, मगर 99 भाइयों की हत्या कर ली इन्होंने। तो इनका एक छोटा भाई और ये दो बचे थे इनके, दो खास, और बाकी सारे भाइयों की इन्होंने हत्या कर दी थी। देख लो भाई, राजा लोग 99 101 पुत्र करके जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसमें? तो अशोक ने कितने शिलालेखों को पढ़वाया? अशोक ने जितने शिलालेख थे उनमें कितने शिलालेख थे? अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने? 14 शिलालेख थे। अशोक के कितने शिलालेख थे? 14। चलिए देखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। और पूछ ले अगर शिलालेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। कैसी भाषा थी? प्राकृत। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। कुछ अब इसमें का अशोक नाम मिलता है वो ओनली गुर्जर अभिलेख में मिलता है मध्य प्रदेश के। बाकी अशोक का नाम क्या मिलता है सभी अभिलेखों? प्रिय नाम दर्शी। क्या नाम मिलता है? प्रिय नाम दर्शी नाम मिलता है अशोक का। तो अशोक का एक और नाम प्रिय नाम दर्शी के नाम से इसके अभिलेख थे। ओनली अशोक नाम मिलता है आपका कहाँ पर? गुर्जरा अभिलेख में। अगर पूछ ले प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर क्या की गई थी? रोक थी। तो अशोक के प्रथम शिलालेख पर किस पर? अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उस पर किसकी रोक है? तो पशु बलि पर रोक है। किस पर? पशु बलि पर रोक है। अगर पूछे दूसरे शिलालेख में क्या है, तो मनुष्य और पशुओं के जीवन के लिए चिकित्सा है। तो अगर पूछ ले कि दूसरा शिलालेख में किसकी? पशु और उनकी चिकित्सा। तीसरा शिलालेख में बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना। ये किसमें लिखा है? तीसरे शिलालेख में लिखा है। अगर पूछे चतुर्थ शिलालेख में क्या लिखा है, तो चतुर्थ में धम्म और नैतिकता के प्रसार पर बल दिया गया था अशोक ने। अशोक ने किसने? धम्म और
नैतिकता पर बल दिया था। अगर पूछ ले पंचम शिलालेख क्या है, तो धम्म महामात्राओं की नियुक्ति करना पंचम शिलालेख में, और छठवें में समस्याएं सुनने, और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मगर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना। और सबसे ज्यादा अगर आपको पूछे तो सबसे ज्यादा फेमस आपकी रहेंगी प्रथम शिलालेख तो पशु बलि पर होगा, अगर दूसरा शिलालेख है तो पशु और चिकित्साओं पर, तीसरा शिलालेख में माता पिता का सम्मान करना। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा जो फेमस शिलालेख है वो अशोक का 13वां शिलालेख है। कौन सा? 13वां शिलालेख है। और 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के सम्मान पर बल दिया गया है अशोक ने 12वें शिलालेख में। तो चलते हैं 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है। किसका है? कलिंग विजय का वर्णन है आपके 13वें शिलालेख में, जिसमें धम्म विजय की घोषणा की गई थी। अशोक ने क्या किया था? धम्म यानी युद्ध को त्याग दिया था, धम्म की नीति को अपना लिया था। धम्म का मतलब होता है कि नैतिकता, अच्छे आचरण, यानी अब वो युद्ध नहीं करेंगे, अब वो युद्ध नहीं करेंगे। मगर उनका एक कहना था कि युद्ध हम नहीं करेंगे, मगर हमारे राज्य पर संकट आ जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या उनका एक ये था कि अगर हम युद्ध तो नहीं करेंगे मगर हमारे राज्य पर संकट आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये उनका तो धम्म का मतलब समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अशोक का कलिंग अभियान, देखते हैं कलिंग अभियान। सबसे फेमस अभियान रहा है अशोक का कलिंग अभियान। तो शासक बनने के कितने 8 साल बाद, कितने 8 वर्ष बाद क्या होता है? कलिंग का अभियान। तो अशोक ने कौन सी? तो कलिंग की तोसली, तोसली जिसकी राजधानी थी कलिंग की, वहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब? 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में वहां पर आक्रमण किया था। अगर पूछ ले कि कलिंग का राजा कौन था, तो नंदराज। कौन था? नंदराज की यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यहाँ पर कितने लोग मारे गए थे? तो यहाँ पर 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितने? 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर कलिंग की जनता ने लड़ाई की थी, ठीक है। यहाँ इतना भयानक वॉर था ये अशोक के जीवन का, इतना भयानक वॉर था आज के भारतीय इतिहास का, कि यहाँ पे जनता ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे अशोक के खिलाफ, कि हम कलिंग को, क्योंकि अशोक थोड़ा अत्यंत क्रूर राजा रहा है अपने शासनकाल में, तो कलिंग पर जब चढ़ाई होती है तो वहां की जनता आक्रोश में आ जाती है और अशोक के खिलाफ क्या करती है कि जनता अस्त्र शस्त्र उठा के आ जाती है। तो यहाँ पर जनता ने अस्त्र शस्त्र उठाए थे, इसीलिए यहाँ पे 1 लाख लोगों की मौत होती है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 13वीं शिलालेख में। किसमें? 13वीं शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख। तो चलिए अशोक के बारे में बता दूं, मैं एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो चलते हैं अशोक। तो अशोक का किनका पुत्र है? बिंदुसार का। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पोता है। क्या है? पोता। मौर्य वंश का सबसे क्या है? प्रतापी शासक। कितने? 99 भाइयों की क्या की है? हत्या की है। माता का नाम क्या है? धर्मा। पिता का नाम तो पता ही होगा, बिंदुसार है। और बाबा का नाम भी पता होगा आप लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में इतने युद्ध लड़े। तो अगर पूछ ले कि सम्राट अशोक कौन थे, तो चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने कहां तक जीता था? लोग अपने देश में विवाह नहीं कर पाते, ये विदेश में, कहाँ? काबुल, पूरा गांधार काबुल यहाँ से जीतते हुए सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को हराकर उनकी बेटी से शादी करके ले आया। बताओ, बेटी से शादी के लिए। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्वेश्चन याद रखना, अगर पूछा किसी एग्जाम में तो पूछ लेना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले थे हेलेना से। किनसे? हेलेना से, जिसका पुत्र था जस्टिस। कौन था? जस्टिस था। ओके, तो हम भूल गए कहाँ पर आते हम।
अशोक की जानकारी हमने ले ली थी। इसने मैंने भाइयों की हत्या की थी। ये राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल रहा था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? बुद्धघोष की वास्तिका में। किसने? बुद्धघोष के बाद अशोक ने कितने 14 शिलालेख लिखवाए थे, जिनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। किसकी थी? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक थी। दूसरे में मनुष्य और पशु पक्षियों की चिकित्सा पर रोक थी। तृतीय में माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। चतुर्थ में क्या है? हिंसा की जगह धम्म पर क्या दिया गया था? प्रसार दिया गया था, धम्म की नीति अपनाओ। वो चतुर्थ शिलालेख है। पांचवे में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। किसने? अशोक ने। और छठवें शिलालेख में प्रजा की समस्याओं को सुनने और उसके कल्याण, यानी राजा को किस तरह से होना चाहिए, राजा को प्रजा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? छठवें शिलालेख में। सातवें शिलालेख में हमें मिलता है सहिष्णुता, धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सातवें शिलालेख में। आठवें में शिकार एवं मनोरंजन की यात्रा, किसमें? आठवें शिलालेख में। नौवें शिलालेख में धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा नैतिक आचरण, तो वो आठवें शिलालेख में शिकार एवं मनोरंजन की यात्रा के स्थान पर हमें किसकी? धम्म की यात्रा करनी चाहिए, वो किसमें? आठवें शिलालेख में। नवें शिलालेख में धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा नैतिक आचरण अपनाने चाहिए, वो कौन से? नवें शिलालेख में। यानी धार्मिक, यानी हमें जा रही है कर्मकांड नहीं करने चाहिए, इससे अच्छा हमारे व्यवहार है वो नैतिक होने चाहिए, नैतिक पूर्ण होनी चाहिए, वो 10वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख में सर्वोत्तम दान का उल्लेख, धर्म को सर्वोत्तम दान और आचरण बताया है 11वें शिलालेख में। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय। और चतुर्थ शिलालेख में सभी शिलालेखों का प्रचार प्रसार, चतुर्थ शिलालेख में। ओके, आगे। तो कलिंग विजय कब होता है? 261 बीसी में होता है। शासन काल बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर अधिकार होता है, उसकी टोचली पर अधिकार करते हैं। कलिंग का राजा कौन था? राजा नंदराज था। कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ओडिशा में। लिख लो, कलिंग कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा में कलिंग। इसका परिणाम क्या था? तो अशोक की विजय होती है। क्या होती है? अशोक की विजय होती है, 1 लाख लोगों की मौत होती है। क्या होती है? 1 लाख लोगों की मौत होती है। अशोक की क्या होती है? विजय होती है। अगला क्वेश्चन आ गया हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून, लिखो 18 जून 1576 में। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। अगर पूछ ले इसे हल्दी क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं, यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा पीली है। क्या? बहुत ही ज्यादा पीली, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहते हैं। अगर पूछ ले किन दोनों के बीच में लड़ा गया, तो यहाँ पर पच पूछे तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पच और अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति कौन? मानसिंह। अकबर है ना, वो राजपूतों से इतना डरता था, इतना डरता था कि उसने खुद कोई युद्ध नहीं लड़ा राजपूतों के खिलाफ। उसने किसको भेजा? राजपूतों के खिलाफ राजपूतों को ही भेजता था। मानसिंह कौन थे? राजपूत थे। कहाँ के राजा थे? आमेर के। कहाँ के राजा थे ये? आमेर के। तो वो क्या करता था कि महाराणा प्रताप का और इसका, अकबर का कभी सामना नहीं हुआ। तो हालांकि उसने युद्ध लड़े थे, मगर महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर को दुख हुआ था। क्या हुआ था? दुख हुआ था इसको, अकबर का। और कभी भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगर पूछ ले युद्ध क्यों हुआ था, तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। यह युद्ध कैसा था? हल्दी घाटी का युद्ध था अनिर्णायक। कैसा था? अनिर्णायक युद्ध रहा है। तो यहाँ पे पूछ ले महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो महत्वपूर्ण घटना थी तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो चेतक, चेतक था ना, तो ये मान सिंह का हाथी था, उसके ऊपर से ऐसे छलांग लगा रही थी। ये रहा चेतक, ये रहा चेतक बना दूं मैं। ये चेतक के पैर हो गए, ये पीछे के पैर हो गए, ये चेतक हो गया, क्योंकि मेरे को ड्राइंग नहीं आती। ये चेतक ऐसा हो गया, इसकी पूंछ हो गई, तो ये चेतक है। ये घोड़ा नहीं, पता नहीं क्या लग रहा है। तो ये हाथी, समझ लो ये हाथी हो गया। तो चेतक ने हाथी के ऊपर से छलांग लगा दी थी। चेतक इतना मानता। तो ये कैसा युद्ध था? अनिर्णायक युद्ध रहा है। ओके,
चलो ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। पूछ ले हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। किन दोनों के बीच में होता है? तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में होता है। यह कैसा युद्ध था? अनिर्णायक युद्ध था। घटना क्या थी कि चेतक ने मानसिंह के हाथी के ऊपर से छलांग लगा दी थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1876 में यह युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे फेमस युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, समझ में आ गया? आगे चलो, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय। तो देखते हैं राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत करने वाले किस भारतीय समाज सुधारक ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। तो इन्होंने सबसे ज्यादा सती प्रथा पर इसीलिए दिखाई थी क्योंकि इनकी भाभी थी, वो सती हुई थी, हालांकि उनका मन नहीं था, उनको जबरदस्ती सती कराया गया था, तो इसीलिए इसका मन बदल गया, तब से ये भारतीय समाज सुधारक ने लगकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अंग्रेज था, और कौन था? विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग की सहायता से कब? 1829 में इन्होंने क्या लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इनकी भाभी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इनकी भाभी क्या हो गई थी? सती हुई थी। तब से इनका, तो इनने जब सती प्रथा पर रोक लगाई थी, इनके घर वालों ने इनका सपोर्ट नहीं किया था। क्या नहीं किया था? सपोर्ट नहीं किया था कि हाँ पागल सा, ये सती प्रथा पर, ये हमारी प्रथाओं पर, वो तो इनके घर वालों ने बहुत इनको बहुत घर से भी निकाल दिया था, क्योंकि समाज में कोई सुधारने का कार्य करे तो घर वाले यही कहते। तो चलो पूछ देखते हैं कि राजा राम मोहन राय तो प्रथम भारतीय समाज सुधारक थे जिन्हें सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिंग के सहायता से। कब? 1829 में। चलते देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो इनको राजा की उपाधि दी थी। तो अगर पूछ ले कि इन्हें जो अकबर हैं, तो ये अकबर ने इनको कहाँ पर भेजा था? इंग्लैंड में भेजा था। अकबर ने इनको कहाँ भेजा था? इंग्लैंड में। किसके लिए? पेंसिल बढ़वाने के लिए। पेंशन बनवाने के लिए इन्हें कहाँ पर भेजा था? तो इन्हें भेजा था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी क्या होती है? मृत्यु। तो अगर पूछ ले जन्म कहाँ पर होता है? तो बंगाल में। कहाँ पर होता है? बंगाल में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो आप जितने भी देखना कि जितने भी समाज सुधारक निकल के आए वो दक्षिण भारत से निकल के आए। कहाँ से? दक्षिण भारत के। इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा यहाँ से निकल के आएंगे कि पश्चिम भारत से निकल के आए। उत्तर भारत से बहुत कम मिलेंगे आपको समाज सुधारक, बहुत कम, एक दो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में डाकू बनने में लगे थे। इसमें डाकू बनने में, तो हमारी एरिया के लोग थे वो डाकू बनने थे, हमारी एरिया के लोग नहीं, देश को संवारने के लिए डाकू बनने के लिए पैदा हुए थे। तो ये कहाँ के हैं? सती प्रथा। चलिए देखते हैं। सॉरी, बुराई नहीं करनी चाहिए, पर बुरा लगता है हमारे एरिया का कोई भी इतना समाज सुधारक नहीं निकला। तो इन्हें राजा की उपाधि देती किसने? अकबर ने। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1829। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1814 में। लिखी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब? 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, जिसमें आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना करते कब? 1857। लिखो हिंदू कॉलेज की, हिंदू कॉलेज कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1817 में। किसके लिए? आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए। किसके लिए? आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए। अगर पूछ ले इन्हें भारतीय पत्रकारिता का क्या कहते? अग्रदूत कहते। क्या कहते? अग्रदूत कहते हैं। किनको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रमुख समाचार पत्र। देखिए संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इन्होंने कब लिखा था? 1821 में। कब लिखा था? 1821 में। क्या लिखते हैं ये? संवाद कौमुदी।
इतने पढ़े लिखे शासक थे, इतने पढ़े लिखे शासक थे कि इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी? 12 भाषाओं का ज्ञान। शासक नहीं थे, सॉरी, समाज सुधारक थे, जिनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। हमें एक भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता इसलिए से, उन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये क्या करते हैं कि संवाद कौमुदी अखबार लिखते हैं, किसके लिए? सती प्रथा के विरोध में। सती प्रथा का विरोध किसमें होता है? संवाद कौमुदी में होता है। ठीक है। इन्होंने क्या, एक और इनका अखबार है मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार इनका कौन सा? फारसी भाषा में। मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में? एक फारसी में। किसमें? फारसी में। इनकी पुस्तक पूछ ले, तुहकात उल मुआहिद्दीन। तुहकात उल मुआहिद्दीन। तुहकात उल मुआहिद्दीन इनकी क्या है? पुस्तक है। कौन सी भाषा में? फारसी में। कौन सी में? फारसी में इनकी पुस्तक है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो इनको इंग्लैंड किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। किसके लिए? पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में करते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में कब? 1817 में। किसके लिए? आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। इनने संवाद कौमुदी कब लिखा था? 1821 में, सती प्रथा के विरोध में। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा। इनकी पुस्तक है तुहकात उल मुआविद्दीन। इनकी पुस्तक है फारसी भाषा में। अगर पूछ ले युगदूत की उपाधि किसने दी थी? अगर क्वेश्चन आ गया युगदूत की उपाधि, कोई बता सकता है? चलिए, वैसे तो हम बता देंगे नहीं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अगर जिसने ये आंसर दे दिया ना, उसका कमेंट कल हम स्क्रीन पर लेके आएंगे कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी। ठीक है। अगर जिसने इसका आंसर दे दिया तो उसका पहले हम क्या लाएंगे? कमेंट लेकर आएंगे। कहां पर? स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। तो आते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसमें टाइम बर्बाद हम करेंगे नहीं, क्योंकि कल हमने पूरी डिटेल में इनके बारे में चर्चा की है। ठीक है। तो ज्यादा हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का नाम था किनका? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म कहाँ होता है? तो जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। देखो कलकत्ता में, ये भी कलकत्ता के। दयानंद सरस्वती भी, राजा राम मोहन राय भी, महादेव गोविंद रानडे पश्चिम के। जितने भी देख लो सब दक्षिण भारत से और पश्चिम भारत से निकले। क्या उत्तर भारत से कोई दिखाई दिए? नहीं दिया, कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ के डकैत बनने में रहे उत्तर भारत के। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? युवा दिवस। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते। इनके गुरु का नाम क्या था? परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी परमहंस। स्वामी राम कृष्ण परमहंस। अगर पूछ ले इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी विवेकानंद की उपाधि? तो विवेकानंद की उपाधि देने वाले थे खेतड़ी के राजा, राजा अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। इनको क्या देते हैं? इनको विवेकानंद की उपाधि कौन देते हैं? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन
आध्यात्मिक पिता, क्या आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है इनको। तो इनका जो शिकागो सम्मेलन था वो कब था? 1893 में। कहाँ जाते हैं? शिकागो में। कहाँ जाते हैं? शिकागो में। अगर एक और क्वेश्चन है, ये शिकागो में जाते हैं तो किन के खर्चे पर जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि 1893 में ये शिकागो जाते हैं तो शिकागो इनको कौन भेजता है और किसके खर्चे पर जाते हैं शिकागो? आप लोग बताना। अगर जिसने बता दिया उसके लिए 2 चॉकलेट फ्री। अगर ये क्वेश्चन जिसने बता दिया उसके लिए 2 चॉकलेट फ्री। 1893 में शिकागो जाते किसके खर्चे पर जाते हैं? बताइए। अगर पूछ ले कि इनका शिकागो में पहला भाषण था जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि सिस्टर एंड ब्रदर माई अमेरिकी, यानी मेरे अमेरिकी भाई बहनों, इनको जब भाषण देने के लिए कितना टाइम मिला था? 0 यानी 1 सेकेंड का। कितना? 1 सेकेंड का इन्होंने बोला था। तो इन्होंने जब बोला था कि मेरे अमेरिकी भाई बहन, तो इसमें कितने? 7000 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। कितने खड़े होकर तालियां बजाई थी? कितने? 7000 लोगों ने। फिर इसके बाद इन्होंने 5 से 6 मिनट तक लगातार क्या दिए थे? भाषण दिए थे इन्होंने। तो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा पूछ ले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? अगर पूछ ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1 मई 1897। कब की थी? 1 मई 1897। कहाँ पर की थी? बंगाल में। कहाँ पर की थी? बंगाल में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद। किनको? स्वामी विवेकानंद जी को हम देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। कब होता है? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी 1863 को होते हैं। 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु इनके कौन है? रामकृष्ण परमहंस है। इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ये शिकागो कब जाते? 1893 में जाते। किसके खर्चे पर जाते हैं? ये आप लोग कमेंट में मैं बताओगे। तो ये शिकागो कब जाते हैं? 1893 में जाते हैं। 1 मई 1897 को ये क्या करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते। क्या कहते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते। कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। इसको हम बाद में डिटेल करेंगे, आज के भी क्वेश्चन ज्यादा है। तो आज हम देखते हैं भारत का संविधान। चलिए देखते हैं भारत का संविधान। विकास यात्रा शुरू होती है हमारी संविधान की तरफ। तो आज क्या पढ़ते हैं संविधान में खास? तो देखते हैं संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो संविधान का जनक आप लोगों को फोटो दिख रही होगी किन्हें कहते हैं। तो संविधान का जनक जिनको कहते हैं उनकी फोटो सामने है, वो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? संविधान का जनक कहते हैं। किनको? अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन है 5 रुपए में। 5 रुपए दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो कोई भी देगा। तो इसका चलिए प्रश्न को मैं पढ़ती हूँ। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। तो अगर चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया था? तो इसे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले पूछते हैं कि मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है कब? 1215 में। कहाँ से होती है? ब्रिटेन से। कहाँ से होती है? ब्रिटेन से। इनकी मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रिटेन से। तो भारत में मौलिक अधिकारों की बात कब होती है? तो कब होती है? 1895 में। चलिए देखते हैं 1895 में भारत में मौलिक अधिकारों की बात होती है। मौलिक अधिकारों की बात करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तिलक जी थे।
तो बाल गंगाधर तिलक बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की, कब करते हैं? स्वराज विधेयक में। किसमें? स्वराज विधेयक में। किसमें? स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो देखते हैं 6 मौलिक अधिकार। आप लोगों को याद हो गया मौलिक अधिकारों की बात कहां पर सबसे पहले उत्पत्ति होती है? 1215 में। कहां पर? ब्रिटेन में। तो भारत में मौलिक अधिकारों की बात कब होती है? 1895 में। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। चलिए देखते हैं पहला अधिकार, समता एवं मानवता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। नंबर 1, समता एवं मानवता का अधिकार एवं मानवता का अधिकार। मैं बोले देती हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है। तो देखते हैं समता एवं मानवता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समता एवं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग नोट कर लेना, ना नोट करो तो मैं जितना भी बोल रही हूँ वो सारी पीडीएफ आपको, हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिस भी बच्चे को फ्री में नोट्स चाहिए वो कमेंट करके बता देना, मैं नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी एकदम फ्री, फ्री टू फ्री, ठीक है। तो देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार 25 से 28 में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, या संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार पूछ ले तो किसमें? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल किसमें? 32 में। किसमें? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं 7वां संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। कौन सा अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। किसको? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन होता है। तो जिसने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, कब? 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई के समय ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं शुरुआत से। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रिटेन से। कब होती है? 1215 में होती है। भारत में मौलिक अधिकारों की बात कब होती है? 1895 में होती है। किसके समय होती है? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। किसमें? स्वराज विधेयक में। देखते हैं पहला आर्टिकल, समानता एवं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो वर्तमान में कौन सा अधिकार हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। उनके समय संपत्ति के अधिकार को वर्तमान मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो चलते हैं आगे। ओके, आज क्लास बहुत लंबी जाएगी। अगर क्लास में मजा आए तो लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट करना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया। तो मौलिक अधिकारों को हम लेने वाले हैं अमेरिका से। अभी मैंने डिटेल करा दिया। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों को हम अमेरिका से ले लेते हैं। तो हमने ले लिया है मौलिक अधिकारों को अमेरिका से, ठीक है। तो अब देखते हैं किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया। तो आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। किसे क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को कहते हैं। इसकी संविधान की आत्मा भी कहा है। आर्टिकल 32 को कहने वाले कौन थे? अम्बेडकर जी हैं। कौन है? अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखना, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को कहने वाले कौन थे? अम्बेडकर जी हैं। अगर पूछ ले कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, अगर पूछे उसने क्वेश्चन
मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना भी, जस्ट 1 मिनट। तो ओके, चलो देखते हैं आगे के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चलिए सुप्रीम कोर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं। ओके, आप लोगों को याद हो गया संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहने वाले कौन थे, अंबेडकर थे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अगर पूछ ले हाई कोर्ट रिट कब जारी करता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, हाई कोर्ट किसके 226 के तहत रिट जारी करता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप लोग कमेंट में बता सकते होगे। अगर पूछ ले भारत का प्रथम नागरिक कौन था, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। तो इसको कलम, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में संविधान, वरना नहीं पढ़ाऊंगी। तो राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रथम नागरिक है कौन, राष्ट्रपति। ओके, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, 52। इन पर महाभियोग लगता है। अगर पूछे महाभियोग के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61। अगर पूछ ले क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत ये क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। आते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो हम देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। कितनी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित करना, कहाँ पर, न्यायालय में। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा क्या है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी याचिका यानी कोई भी कार्रवाई चल रही है, उसको क्या करना, रोकना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध को। उत्प्रेषण कहते हैं निर्णय दिया जाना, यानी कोई चीज का निर्णय दिया गया, अगर वह निर्णय सही नहीं है, तर्कपूर्ण है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि उसको हम रोक सकते हैं। तो वो क्या है कि निर्णय सही नहीं है, वो क्या, उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा क्या है, पूछने का अधिकार। अगर हम आपसे कोई पूछ रहे तो उसकी क्या, अधिकार परीक्षा, हम प्राधिकारियों से कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये क्या है, कोई धन विधेयक है क्या नहीं, कोई मनी बिल है या नहीं, इसका अध्यक्ष, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर पूछ ले लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ कोई नहीं दिलाता, ये सदस्य के रूप में क्या लेता है, शपथ लेता है। सदस्य के रूप में शपथ लेता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर पूछ ले लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। इनको क्या दिलाते, शपथ। अगर पूछे प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस में लागू होती है, राजस्थान में। कब होती है, 1959 में। कहां पर, नागौर में। अगर किसके समय लागू होती है, वहां पर पीएम कौन है, नेहरू जी। कौन है, नेहरू जी। ये कौन है, पीएम है। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। अगर पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है, तो बलवंत राय मेहता। कौन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू होती है। कब होती है, 1957 में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत कौन सी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद
स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इन्होंने 3। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि आज क्लास बहुत बड़ी हो रही है। आगे देखते हैं कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी थी। तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। इसको कम किसमें किया गया था? 61वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1952 में। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? पीएम राजीव गांधी थे। तो उन्होंने कहा था कि जब 21 वर्ष मतदाता की आयु है, लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष है, तो लड़की 18 वर्ष की आयु में अपना वर्ष चुन सकती है, तो अपना मतदाता चुने। तो इन्होंने क्या किया था? 61वां संविधान संशोधन 1992 में मतदाता की आयु कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी? 18 वर्ष। उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है। चलिए आते हैं भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां। तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी है? अनुसूचियां 12। देखते हैं कि भारत के संविधान में जब लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी। तो 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी? 12। पहली अनुसूची में क्या लिखा है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किसमें? पहली अनुसूची। द्वितीय में लिखी है पदाधिकारियों का वेतन। किनका? पदाधिकारियों का वेतन। तृतीय अनुसूची में लिखा है पदाधिकारियों की शपथ। किसमें? पदाधिकारियों की शपथ। चतुर्थ अनुसूची में लिखा है राज्यसभा की सीटें। किसकी? राज्यसभा की सीटें। पंचम में लिखा हुआ है, पंचम अनुसूची में लिखा है कि जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। क्या? जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठवीं अनुसूची में लिखा है कि कुछ जनजाति विशेष क्षेत्र जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में लिखा हुआ है राज्य एवं संघ सूची एवं संवर्ती सूची से विषयों का विभाजन। आठवीं अनुसूची में भाषाएं का उल्लेख। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से संबंधित। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं और हम क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे कल। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन रखे हैं अभी तक, मिसलिनियस रहेंगे, यहाँ तक तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन की डिटेल रहती है। चलिए देखते हैं भारत के संविधान कुल कितने? अब 12 अनुसूचियां कब लागू होती? 26 जनवरी 1950 को लागू होती। कब लागू होती? 26 जनवरी 1950 को लागू होती हैं। ओके, तो चलिए अब क्लास को बंद करते। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम कल।